बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले हमने ईडीएम स्टार्ट किए थे, जो कि हमारे पेपर के अंदर 10 मार्क्स के आते हैं। यानी हमने 7 में से 8 में से हमने 5 ईडीएम अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 मार्क्स का एक होता है। तो हमारे जो है 10 मार्क्स का ये सवाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और बहुत कम मेहनत करके और हम 10 मार्क्स जो है वो आसानी से गेन कर सकते हैं। तो हमने नंबर 5 तक ईडीएम किए थे पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो ईडीएम नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। पहला है जी, आफ्टर ऑल, के बावजूद, किसी भी बात के बावजूद। अब जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि ईडीएम का मतलब होता है बेटे कि आप उस ईडीएम को सेंटेंस के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करना है, सेंटेंस चाहे जो भी हो, मैं जो लिख रहा हूं ये है, या किसी और की बुक में लिखा हुआ है, या किसी और नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, या कहीं भी लिखा हुआ है, या आपने खुद से कोई आसान सा सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस जो भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मसला क्या है जी कि वो जो वर्ड है, वो जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस के अंदर इस तरह से इस्तेमाल हो कि उसका मतलब वाजे हो जाए। जैसे ये है, आफ्टर ऑल, हर बात के बावजूद, हर बात के, यू शुड हेल्प अली आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड। आपको अली की मदद करनी चाहिए, बावजूद इसके, बावजूद हर बात के वो आपका दोस्त है। तो ये आफ्टर ऑल इस जुमले के अंदर ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि उसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो हमें हमारे 2 नंबर कंफर्म, यानी हमारा एक सेंटेंस ठीक होगा। तो जहां तक मीनिंग की बात है, पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा मकसद यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो इसलिए मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं और इसको याद करते जाएं। जब हमें उस ईडीएम के मतलब का पता होगा तो आगे उसका सेंटेंस बनाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। और बुक वाला या नोट्स वाला सेंटेंस हमें याद नहीं भी होगा, हम कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से आसानी के लिए बना सकते हैं। उसके बाद है जी ईडीएम नंबर 7, अगेन एंड अगेन, बार बार, बहुत ही आसान है। आई टोल्ड हिम अगेन अगेन नॉट टू वेस्ट टाइम। मैंने उसे बार बार ये बात की कि अपना वक्त जाया मत करें। अब देखें, अगेन एंड अगेन, उसके अंदर ऐसे इस्तेमाल हो गया है कि उसका मतलब क्लियर हो गया है, हमारा सेंटेंस भी मुकम्मल हो गया है, और बिल्कुल आसान सा सेंटेंस, 2 मार्क्स हमारे कंफर्म हो गए। उसके बाद आ जाएं ईडीएम नंबर 8 के ऊपर, अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। ये बेटे एक मतलब मुहावरा यूज होता है, जैसे हम कहते हैं कि उसके पास, वो इतनी दौलत कमा रहा है जैसे कि उसके पास अलादीन का लैम्प हो, कोई अलादीन का चिराग हो उसके पास। यानी अलादीन के चिराग का इसकी ये, यानी कि ये एक मिथ है। मिथ क्या होता है जी? बियॉन्ड द रियलिटी, यानी जो चीज हकीकत से दूर हो। तो अब इसमें क्या है अलादीन लैम्प के अंदर कि मतलब ये जो है अलादीन का चिराग, तो हमने इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करना है कि उसका मतलब भी वाजे हो जाए और सेंटेंस भी पूरा हो जाए। यू नीड एन अलादीन लैम्प। अब बात समझ आई है कि अलादीन का लैम्प का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी जादुई चीज जिससे आप कोई भी चीज आसानी से थोड़ी ही देर में आप हासिल कर सकते हो। यू नीड एन अलादीन लैम्प टू बिल्ड अ हाउस इन अ नाइट, कि आपको एक ही रात के अंदर घर बनाने के लिए अलादीन की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं एक रात में शाम को शुरू करें और सुबह आपका घर मुकम्मल हो जाए, तो यू नीड एन अलादीन लैम्प। उसके बाद है जी ईडीएम नंबर 9, अल्फा एंड ओमेगा, आगाज और अंजाम, यानी किसी भी चीज का उसका स्टार्ट और उसका अंजाम, और यानी यहां ना आप उसका निचोड़ भी कह सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही आसान सा सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेस। तमाम किस्म के कारोबार के अंदर जो ऑनेस्टी है वो आगाज व अंजाम है, ये बहुत ज़रूरी है, ये उस चीज़ का निचोड़ है। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, अगर वहाँ पे ऑनेस्टी अवेलेबल है, अगर वहाँ पे ऑनेस्टी मौजूद है उस सिस्टम के अंदर, उस कारोबार के अंदर, वो कैसा बिजनेस है, क्या है,
वो लीगल है, वो इलीगल है, वो जायज नाजायज जो भी है, लेकिन अगर उसके अंदर बेटे ऑनेस्टी है तो वो बिजनेस ठीक तरह से चलेगा अगर उसके अंदर ईमानदारी से काम करेंगे आप। तो ये ईडीएम नंबर 9 तक हो गए जी। उसके बाद आ जाए बेटे ईडीएम नंबर 10 पे, ऑल एंड सन्ड्राई, हर आम व खास, यानी उसके अंदर तमाम लोग आ जाते हैं कि ऑल एंड सन्ड्राई, हर किस्म के अमीर गरीब सब कुछ। तो इसका भी बहुत ही आसान सा सेंटेंस है बेटे, ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्राई टू हिज पार्टी। ऑल एंड सन्ड्राई, उसने अपनी पार्टी के अंदर हर आम व खास को इनवाइट किया, मदऊ किया। तो आसान सा सेंटेंस हमने बनाया। यहाँ एक चीज रुक के दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करें जितने लंबे सेंटेंस हैं ईडियम के अंदर, जस्ट ईडियम के अंदर जितने बड़े लंबे सेंटेंस हैं उनसे अवॉइड करें। जितने वो सेंटेंस जिसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर खास तौर पे आपको स्पेलिंग का मसला आएगा, तो उनसे अवॉइड करें। किन से? कि जो जिनके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हों, उनके अंदर स्पेलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है बेटे, उनसे आपने गुरेज करना है। और जो लंबे सेंटेंस उसके अंदर आप कहीं कोई ग्रामर की गलती कर सकते हैं, उनसे याद रखें जितना आसान और छोटा सेंटेंस होगा गलती के चांसेस उतने कम होंगे, टाइम उतना कम लगेगा, और हम आसानी से अपने उस ईडीएम के जो हमारे 2 मार्क्स का वो सेंटेंस है, हर सेंटेंस यानी ईडीएम मतलब सेंटेंस, वो सेंटेंस हमारे जो 2 मार्क्स का है हम आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं जितना मुश्किल में जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सेंटेंस अगर बड़ा बनाएंगे, सेंटेंस के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। बेटे आप ये देखें कि सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स हम डिक्शनरी से याद करके बेशक उसमें लिखें, बेटे नंबर तो उसके 2 ही हैं, मार्क्स तो उसके 2 ही मिलने हैं। अब होता क्या है, जब आप उस मुश्किल में जाते हो तो गलती के, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर हम क्यों ना वो काम करें कि टाइम भी कम लगे, मेहनत भी कम हो, हमारा सेंटेंस भी ठीक हो जाए, और नंबर तो हमें उसमें से 2 ही मिलने हैं। आप जैसा मर्जी सेंटेंस लिखेंगे मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेंटेंस बड़ा लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और जो बच्चा सेंटेंस छोटा लिखेगा उसे 2 नंबर मिलेंगे या 1 नंबर मिलेगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आगे है जी सेंटेंस नंबर, ये ईडीएम नंबर 10 हो गया। उसके बाद है जी ईडीएम नंबर 11, बी ऑल ग्रीक टू समवन, यानी कोई चीज समझ ना आना, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंड ना कर पाना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर स्पीच, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, मुझे आपकी स्पीच जो थी, आपकी जो तकरीर थी वो बिल्कुल समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ? क्योंकि वो मैं आपकी तकरीर को समझ नहीं सका, क्योंकि उसके अंदर मेरे लिए समझने के लिए कुछ था ही नहीं। नंबर 12, ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर, कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर, यानी प्लस माइनस करके, खामियां खूबियां प्लस माइनस करके, इसका भी बिल्कुल आसान सा ही सेंटेंस है। ऑल इन ऑल द पार्टी हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस, मजमूई तौर पर पार्टी बहुत कामयाब रही थी। आसान सा जुमला है। उसके बाद आ जाएं सेंटेंस नंबर 13 के ऊपर, ऑल द सेम, के बावजूद, किसी चीज के बावजूद, ही इज अगेंस्ट टू मी, ऑल द सेम आई रिस्पेक्ट हिम, वो मेरे खिलाफ है इसके बावजूद भी मैं उसकी इज्जत करता हूं। ऑल द सेम, के बावजूद। अच्छा बेटे 13 के बाद उस पे के बाद आ जाएं जी नंबर 14 पे, एनिमल्स स्पिरिट, जिबली जज्बात, वहशियाना जिबली जज्बात, एनिमल स्पिरिट्स, अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स, अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स, इडियम उसके अंदर आ गया जी, एंजॉयज हिज लाइफ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। सॉरी बेटे ये फुल स्टॉप नहीं लगा था, वो फुल स्टॉप लगा लें जल्दी में लिखने में। अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स एंजॉयज हिज लाइफ, के आदमी जो है वो अपने जिबली जज्बात के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। उसके बाद नंबर 15 पे आ जाएं। नंबर 15 पे है जी एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ या झगड़े की वजह, इसको फसाद की जड़ भी
कह सकते हैं। फसाद मतलब झगड़ा, फसाद की जड़। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, दिस पीस ऑफ लैंड इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन अली एंड उमर, कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये दरअसल फसाद या झगड़े की वजह है अली और उमर के दरमियान में। सेंटेंस भी आसान सा बन गया, छोटा भी आसान भी, और हमारा ये जो ईडियम था एन एपल ऑफ डिस्कार्ड अंडरलाइन कर दिया है मैंने हर सेंटेंस के अंदर, ताकि आपको याद रहे कि हमारा ईडियम कहाँ और कैसे हमने उसको एडजस्ट किया है इस तरीके से कि उसका मतलब भी वाज़ेह हो रहा है और हमारा जुमला आसान और छोटा भी बन रहा है, और हमें हमारे उसके लिए हमें टाइम की भी बचत हो रही है, हमारा वहाँ पे टाइम भी सेव हो रहा है। इस तरीके से बेटा ये हम 15 तक हमने ये कर लिए हैं, और मैंने आपको उस दिन बताया था तकरीबन ये 2 सेंटेंस पे तो 500 550 जो सिनोनिम्स बनते हैं, सॉरी ईडियम बनते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इसको अब कंटिन्यू रखेंगे हर रोज़, हर दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर के अंदर ईडियम आ जाते हैं जैसा कि आपको पता है, और एक लेक्चर के अंदर प्रेपोजिशन आ जाती है। तो अब ये आप पहले यूं था कि ईडियम या प्रेपोजिशन जो थी वो टेक्स्ट के साथ हम जो करते थे, चैप्टर जो हम प्रोज के कर रहे हैं, जैसे हम चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस तक पहुंचे हैं तो उसके साथ हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा जी, जिस लेक्चर के अंदर ईडियम होंगे तो वो हम मैक्सिमम ईडियम उसके अंदर करेंगे ताकि हमारी जो ईडियम की स्पीड है वो बढ़ जाए। और ऐसे ही जिस लेक्चर के अंदर प्रपोजिशंस होंगी तो बेटे उसके अंदर पूरी एक एक्सरसाइज पूरी, यानी एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कम से कम एक एक्सरसाइज पूरी उसके अंदर हम कर लें ताकि उसकी स्पीड जो है वो भी हमारी जरा ज्यादा हो जाए। तो नेक्स्ट जब इसकी बारी आएगी इडियम्स की तो हम इससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।